कल से लेकर आज तक बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक मुफ्त वाली सियासत को लेकर अब आमने सामने हैं। केजरीवाल ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर मुफ्त को लेकर हमला किया है, तो केजरीवाल ने पलटवार करते हुए आरोपों की पूरी बॉल केंद्र के पाले में फेंक दी है। आज फिर बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने केजरीवाल पर भर भर कर आरोप लगाए। सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्त का रोग बड़ा सियासी प्रयोग है, और मुफ्त के इस सियासी खेल में आखिर फायदे में कौन है, जनता या फिर सियासी दल जो मुफ्त के नाम पर वोट बटोरने की रणनीति बनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि मुफ्त की राजनीति में किसके दावों में कितना दम है। करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, और उससे पहले आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाया गया। अब इसको आप अगर डिफाइन करिएगा, परिभाषित करिएगा, उसका अर्थ निकलेगा नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट। किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समूह के लिए, देश के लिए कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। किसका है? एक व्यक्ति का या एक पार्टी का। जो मजाक बनाया जा रहा है भारत में गरीब आदमी का, गरीबी का, और कहा जा रहा है कि हम फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, इसको बंद करें। अगर देश को डेवलप करना है तो एकमात्र रास्ता है कि अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट करिए। अपने दोस्तों के लोन माफ़ करने से और उनके कर्ज माफ़ करने से, उनके टैक्स माफ़ करने से भारत विकसित नहीं बनेगा। तो ये मुफ्त का रोग जो इस वक्त राजनीतिक पार्टियों को लगा है और आरोप प्रत्यारोप जो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई इससे फायदा आम जनता को होगा क्या, या फिर ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आम जनता के बीच में कि वो भी ये समझ नहीं पा रही जो कल्याणकारी योजनाएं आम जनता के लिए बनाई जाती हैं, सवाल तो उनका ये होता है कि उन्हीं का पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो क्या फिर अब इन सारी बातों के बीच में पिसना सिर्फ आम आदमी को है, या फिर वाकई ही उन तक वो सुविधाएं पहुंचेंगी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस चर्चा में। तो मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। आरपी सिंह साहब स्पोक पर्सन बीजेपी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आतिशी समाजवादी माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुज अत्रे कांग्रेस से मेरे साथ हैं, और एजाज अहमद स्पोक पर्सन है आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह सर, शुरुआत में आप ही से करूंगी। ये रेवड़ी कल्चर को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप तो एक गलत तरह की परिपाटी शुरू करने जा रहे हैं। आप आम जनता को जो कल्याणकारी योजनाएं मिलती हैं उसकी तो बात नहीं कर रहे, दोस्तों का लोन माफ कर देते हैं। देखिए, पहले मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करता हूं, दोस्तों का लोन माफ करने की बात पे। 10 लाख करोड़ की बात करें, उसमें से 86% पैसा रिकवर हो चुका है। ये मेरा नहीं, आरबीआई का डेटा है। मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट भेज देता हूं। दूसरी बात, हम कब कह रहे हैं आप लोगों को एजुकेशन दें, ये पहले से सरकारों की पॉलिसी की एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, एजुकेशन जानी चाहिए, ये सरकारों की पॉलिसी पहले से है। आप लोगों का इलाज करें, अच्छी बात है, अस्पताल खोलें, अच्छी बात है, परंतु दिल्ली में हुआ क्या? दिल्ली में 95 अस्पताल थे आज से जब इनकी सरकार आई थी। आज कुल मिलाकर 88 हॉस्पिटल हैं। ये मेरे पास आरटीआई है, उसका मैं आपको कॉपी भेजता हूं, जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली में हॉस्पिटल्स की गिनती कम हुई। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले, उनकी जरा हालत देख लीजिए। एक इंजेक्शन नहीं मिलता, कोरोना काल में किसी के काम नहीं आए। आप बताइए, एक कोरोना काल का पेशेंट किसी मोहल्ला क्लिनिक में गया हो, तो ये स्थिति वहां पर है। अब आइए बात पानी की। दिल्ली में पानी कहते हैं हमने माफ कर दिया। मेरा चैलेंज स्वीकार कर ले, केजरीवाल साहब को बोले अपनी विधानसभा के अंदर जहां रहते हैं वहां के किसी मोहल्ले का पानी एक हफ्ता पी लें, और उसके बाद इलाज सरकारी अस्पताल में कराएंगे, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते, जाकर इलाज कराएंगे फोर्टिस में, मैक्स में, और किसी सेलिब्रिटी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराएंगे। तो बड़ा स्पष्ट है दिल्ली के हॉस्पिटल्स की और पानी की हालत खराब है। हाँ, एक बात ये बड़ा छाती ठोकर बार बार कहते हैं कि हमने दिल्ली की बिजली के अंदर ये कर दिया। मेरा चैलेंज स्वीकार करें अगेन। इन्होंने कहा था हम आएंगे, हम टाटा और अंबानी से पैसा लेकर वापस देंगे और उस पैसे से हम दिल्ली की बिजली फ्री करेंगे। दिल्ली शीला दीक्षित की सरकार ने टाटा अंबानी को पैसे लौटा दिए।
हर साल 6,000 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा आंकड़े तो हर सरकार गिना रही है ना, राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर कह रही है क्या क्या उन्होंने किया। ये तो अभी आतिशी से मैं सवाल करूंगी तो वो बताएंगे, उनके पास इसका आंकड़ा होगा, मुझे पूरा यकीन है वो आपको इसका जवाब देंगी। सवाल मेरा ये है कि आप लोगों की तो सरकार है, केंद्र में आप हैं, एनडीए सबसे बड़ा इस वक्त दल है जो इस वक्त और तमाम राज्यों में सरकार चला रहा है। अभी मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो ये बता रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट मध्य प्रदेश में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। उन्होंने बताया इतना ज्यादा है तो फिर ये पैसा कल्याणकारी योजनाओं में लगाया क्यों नहीं जा रहा, क्यों फिर लोगों पर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है? वो कल्याणकारी योजना है क्या, ये तो मैं पूछ रहा हूं। आप टारगेटेड कर ठीक ढंग से वो कल्याणकारी योजना पहुंचाए तो कल्याणकारी है। आप जब फ्री सबके लिए करते हैं तो रेवड़ी हो जाती है। मैं बड़ा इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा, बड़ा किसी सरकार के लिए भी जिस प्रकार मोदी जी इंश्योर करते हैं कि जो बीपीएल फैमिली में जो रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत है उस तक जाए तो वो कल्याणकारी है। अंतर्गतवा नहीं तो क्या कि आपने सबको बांट दिया, आपने रेवड़ियां बांट दी सबको। परंतु मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बता दें पिछले 7 साल में इन्होंने कितनी नई बसें जोड़ी, एक बस नहीं जोड़ी। 1,000 करोड़ रुपए का घाटा है। दिल्ली जल बोर्ड का 26,000 करोड़ रुपए का घाटा है, 26,000 करोड़ रुपए का। एक मिनट दीजिए, एक नया स्कूल बता दीजिए खोला हो, एक नया हॉस्पिटल खोला हो, एक नया फ्लाईओवर इनकी सरकार का बनाया हो। मैंने कहा ना कि जनता फिर क्या करेगी। आतिशी अपनी बात रखिए, पहले जवाब दीजिए। देखिए पयोधी जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री मिले। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि एक आम परिवार को, एक मिडिल क्लास गरीब परिवार को अपना दिन का 1,000 लीटर पानी फ्री मिले। वो नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि बच्चों को फ्री में अच्छी स्कूलिंग मिले, गरीबों को फ्री में अच्छा इलाज मिले, महिलाएं अगर काम पे जाना चाहती हैं, लड़कियां अगर कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि उनको बस की फ्री सुविधा मिले। आरपी सिंह जी तो चौड़े होकर कह रहे हैं कि रेवड़ी है, रेवड़ी है, रेवड़ी है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। 10 लाख करोड़ अपने अरबपति, करोड़पति, उद्योगपति दोस्तों का माफ करते हैं ये एनपीएस का। 5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स वेव ऑफ कर देते हैं, लेकिन एक गरीब इंसान को 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री मिल जाए तो वो रेवड़ी हो गई। एक गरीब परिवार को 20,000 लीटर पानी फ्री मिल जाए तो वो रेवड़ी हो गई। एक महिला को बस में जाने की सुविधा फ्री मिल जाए तो वो रेवड़ी हो गई। मुझे तो लगता है शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? गरीब लोग लाइनों में खड़े हैं। वो चाहते हैं स्विमिंग पूल में केजरीवाल साहब के बच्चे डुबकियां लगाते हैं, जो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से स्विमिंग पूल अपने घर पे बनाया है, उससे गंदा पानी देते हैं आप दिल्ली को। आप दीजिए ना पीने का पानी, जो नलके से ब्रास भरकर पीने। मेरा आपको चले जाती सी, आप अपने यहाँ कालका जी की झुग्गियों का जो पानी आता है पीकर खा लीजिए। दिल्ली का कौन सा घर है जिसके घर पे आपने लगा, जब दिल्ली कौन सा गरीब है झुग्गी में जो कि बोतल लेता नहीं, 30 रुपए से 40 रुपए की बोतल लेता नहीं पानी पीने के लिए, तो पानी कहाँ पे फ्री है बता दीजिए। हाँ, मैंने कहा ना, आपने कहा हम कह रहे हैं आप दीजिए ना, फिर आप लोगों को कहते हो कि भैया अब हमको बताइए किसको बिजली नहीं चाहिए, हम देखेंगे किसको बिजली नहीं चाहिए। वोट बैंक के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, दिल्ली के अंदर आज 1,027 स्कूल है, उसमें से 834 प्रिंसिपल नहीं है। गरीबों के खिलाफ है आप। 80% से ऊपर 10 लाख करोड़ अरबपतियों का माफ हो जाए, बहुत अच्छी बात है। एक गरीब परिवार का 500 रुपए का बिजली का बिल माफ हो जाए तो उससे तो देश डूब जाएगा। इसे अब ये मत इसे इस चर्चा को आप लोग ये मत बनाइए। वही बात हुई जिससे मैंने शुरुआत की कि आप ये समझाइए। मैं चाहती हूं कि बहुत सरल भाषा में जनता समझे। मैं नहीं चाहती कि मैं टेक्निकलिटी में जाकर ये कंफ्यूजन क्रिएट करूं जो आजकल राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या है इन योजनाओं में और किस तरह से बनाई गई है। लेकिन आरपी सिंह साहब, मैं आ रही हूं आपके पास। अतिशी, आप मुझे बताइए ना, आप सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर आप क्या आप यहाँ बैठकर ये कह सकते हैं कि इस वक्त देश में ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं है जहां पर टीचर एक भी टीचर ना हो? आप ये कह सकते हैं बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? आप ये, मैं आ रही हूँ अतिशी, आपको भी मौका दूंगी। आपसे भी मेरे सवाल है, एक एक करके मुझे और पैनल को और पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना है। आरपी सिंह साहब, क्या आप ये बोल सकते हैं कि देश के हर एक बच्चे को शिक्षा मिल पा रही है? क्या आप यहाँ बैठकर ये बोल सकते हैं कि किसी भी सरकारी विद्यालय में देश के एक भी अध्यापक ऐसा नहीं है जो उपस्थित ना हो? क्या आप ये बोल सकते हैं, एक मिनट, क्या आप ये बोल सकते हैं कि देश के
हर गांव तक साफ पीने का पानी पहुंच रहा है, कोई महिला एनेमिक नहीं है, आप ये बोल सकते हैं? ये सवाल इसलिए कल्याणकारी योजनाओं में इन बातों को मेंशन किया गया है, आप बोल सकते हैं ये बात? मैं इसका एक जवाब देता हूं। ऐसा तो नहीं है कि 80% से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा तो नहीं। 70% ज्यादा स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा तो नहीं ना जी। अरे जो ये छाती पीट पीट कर हल्ला करते हैं कि हमने फ्री कर दिया, मैं जो वापस कह रहा हूं, दिल्ली में एक नई सड़क जो केजरीवाल सरकार ने 7 साल में नहीं हो, मेरे चैनल से उपकार करें। केजरीवाल साहब वो जो नलका का पानी फ्री कहते हैं, अपने मोहल्ले में जाकर, अपनी विधानसभा में जाकर किसी नलके का पानी एक हफ्ते भर पी ले, मैं मान जाऊंगा। अनुज जी, मैं आपको भी चाह रही हूं चर्चा में शामिल हो जाएं आप। एजाज अहमद आपके पास भी इसके पास आ रही है। कांग्रेस ने तो दिल्ली पे राज किया है कई सालों तक। दाल में बात मत कीजिए ना सर, ये सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं है चर्चा। आरपी सिंह साहब, ऐसे समझ ही नहीं आएगा सर। मैं यही बैठी हूँ स्टूडियो में आपके पास, ऐसे आप बोलेंगे तो आपकी बातें समझ नहीं आएंगी। अरुण जी, कांग्रेस ने तो दिल्ली में कहते हैं राज किया है, आप लोग तो विकास के मॉडल को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो क्या ये विकास का मॉडल, इसे बहुत संजीदगी से समझिएगा जो मैं सवाल आपसे कह रही हूँ, क्या ये विकास का मॉडल ये रेवड़ी कल्चर के जरिए हुआ था, या कोई जो कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए बनाई गई थी उसके जरिए उसका भी इसमें सहयोग रहा था? इसे कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है, वो कांग्रेस पार्टी जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई देश में लड़ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी अस्तित्व की कोई लड़ाई नहीं लड़ रही। कांग्रेस इस देश के जन जन के दिलों में बसी है। आपका ये कहना, मैं इस बात को भले ही स्वीकार कर लूंगा कि सत्ता के हिसाब से, सरकारों के हिसाब से या चुनाव जीतने के हिसाब से निश्चित तौर पे अभी स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं चल रही हैं, स्थितियां हमारे विपरीत चल रही है। लेकिन ये मत कहिए, अस्तित्व कांग्रेस का है, था और हमेशा रहेगा। और आने वाले समय में आपको दिख जाएगा जिस तरह से इस देश में हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से देश की जनता अब चाहती है कि 8 साल से देख लिया है कि जितने वायदे बड़े बड़े किए गए थे वो सब वायदों को इंतजार कर करके 2022 भी निकल गई। 2022 में की डेडलाइन खुद सरकार द्वारा, खुद जो है सरकार के बड़े नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा डेडलाइन खुद रखी गई थी कि पिछले इलेक्शन में भी 22 तक जो है एक हर सबको घर मिल जाएगा, हर किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हर युवा को नौकरी मिल जाएगी। काला धन जो ना जाने वो 30 लाख करोड़ रुपए था या 300 लाख करोड़ रुपए था, अडवाणी जी भी फिगर लेके घूमते थे, अब तो बेचारे वो मार्गदर्शन से मूर्ख दर्शन भी बन गए हैं, लेकिन वो उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होती। जबकि फिर हम इसी मुद्दे पर जाते हैं ना अनुज जी, ये तो बातें वो हो गई कि जिसको लेकर आप भी फ्रंट फुट पे है, बीजेपी भी फ्रंट फुट पे है, आम आदमी पार्टी भी। ये आपकी लाइन है, आपने लाइन बोली, मैं उसका जवाब बात शुरू हुई है ना, आज के मुद्दे पे आ कांग्रेस कैसे देख रही है? क्या कांग्रेस ने बिना कल्याणकारी योजनाओं के इतने सालों तक राज किया दिल्ली पर? मैं आज के मुद्दे पे जवाब देता हूं क्योंकि आपने वो एक लाइन जोड़ी थी, उसका जवाब देना अनिवार्य था मेरे लिए। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से विकास की राजनीति की है। कांग्रेस ने हमेशा से गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए जो है, अगर बजट में पैसा था तो उनके लिए कहीं ना कहीं उस चीज का प्रयोजन किया और वो सब्सिडी के माध्यम से बजट में उनको सब्सिडी पहुंचाई, लाभ पहुंचाया। सरकार ने अपनी जेब नहीं भरी। उसका नतीजा ये रहा कि गरीब जनता जो है हमारे, जो आत्मनिर्भर बने, हमारा एक देश मजबूत बना, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जो इस देश में, जैसे आम आदमी पार्टी ने एक जो नया चलन शुरू कर दिया है कि बजट है नहीं, ना सूत ना कपास, केवल लट्ठन लट्ठा, गांव बसा नहीं, मंगते पहले आ गए, आपके पास सरकार है नहीं और आप बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं और जब चुनाव जीत के आते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जनता को धोखा देने का काम करते हैं। आप दूसरे चुनाव राज्यों में जाकर के चुनाव में कहते हैं कि हम बेरोजगारों को 5,000 भत्ता देंगे, उत्तराखंड में, गोवा में जाके, पंजाब में कहते हैं कि बेरोजगारों को लेकिन दिल्ली में जहां पर आप सरकार में बैठे हैं, यहाँ के बेरोजगारों ने सरकारी पोर्टल पे 14 लाख नौकरियों के लिए आवेदन किया था। आम आदमी पार्टी के सरकारी पोर्टल पे नौकरियां दी कितनी? 440 नौकरियां दी हैं। जो पार्टी जिस सवाल को मैंने पूछा, आपने तो वही बातें गिनवा दी जो वादे उन्होंने किए, यही तो अभी तक हो रहा था। मैं जब ये सवाल पूछती हूँ कि आपने क्या कहा, क्या स्टैंड है, क्लैरिटी होनी चाहिए ना, वो कोई नहीं दे पा रहा। सवाल तो यही है, इसका मतलब तो फिर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इसको। हमारा स्टैंड आरजेडी में, हमारा स्टैंड बता, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, अनुज जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। लेकिन एजाज अहमद, आप मुझे ये बताइए कि आरजेडी, तेजस्वी यादव जो ये बात कर रहे थे कि अब एक नया विजन दिया जाएगा युवाओं को लेकर, खासतौर से बिहार में, तो क्या फिर ये रेवड़ी कल्चर है या फिर कल्याणकारी योजनाओं के तहत दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले, 2014 में आने से पहले इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 15-15 लाख रुपया सबके
अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अफसोस की बात है कि कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि वो जुमला था। अब जो पार्टी और जिसके नेता जब युवाओं को ठगने के लिए जुमलेबाजी का इस्तेमाल करें और जुमला करके कहीं ना कहीं जो भारत के नौजवान हैं उनको बेरोजगारी की राह पर धकेलने का काम करे, उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है। और जहां तक रेवड़ियों का मामला है, सबसे बड़ी बात है कि रेवड़िया तो बांटने में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में सबसे आगे रही और सबसे ज्यादा वादा करने का काम किया। उज्ज्वला योजना लाने का काम की और उज्ज्वला योजना से पहले इन्होंने कहा था कि हर महिलाओं के आंखों में जो आंसू दिखता है वो हम देखा नहीं जाता है। वो तो ठीक है, महिलाओं के आंसू को पोंछने की जिम्मेदारी सारी राजनीतिक पार्टियां ले चुकी है। बच्चों को सुनिए, एजाज अहमद, अब सवाल तो सुन लीजिए, आपकी बात सुनी मैंने। बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी, हर बच्चा स्कूल जाएगा, सारी राजनीतिक पार्टियां ले चुकी है। हर घर में राशन हो, सारी राजनीतिक पार्टियां ले चुकी है। चूल्हे जले, महिलाएं स्वस्थ हो, सारी राजनीतिक पार्टियां ले चुकी है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था चुनाव में, याद है, 10 लाख नौकरियां देने का। नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि नोट छापने की मशीन लाएंगे क्या नौकरियां देने के लिए। सुन रहे हैं ना आप एजाज अहमद? तो ये मशीन कहां से आएगी और कैसे दी जाएंगी 10 लाख नौकरियां? तो क्या आप ये रेवड़ी बांट रहे थे या फिर वाकई कोई ऐसी योजना है? देखिए, 10 लाख नौकरियों का जो वादा है ये स्पष्ट है कि हम उस वादे को पूरा करेंगे। और आप अभी तो जुमा 3 दिन ही हुआ है सरकार को बने हुए। जो लोग 19 लाख रोजगार का वादा किए थे वो 1.25 साल सरकार में रहे, उन लोगों ने क्या किया उनसे सवाल ने पूछिए। 1.25 साल सरकार में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप सवाल नहीं कर रही हैं। सबसे पहले किससे सवाल जो शपथ को हुआ है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग कार्य योजना लेकर के आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई है, सारे बात सामने आ जाएंगे। अभी 24-25 को कॉन्फिडेंस मोशन है, उसके बाद आप देखेंगी कि बिहार में सरकार जिस रफ्तार से दौड़ रही है, नौजवान खुशी महसूस कर रहे हैं। और सर चलिए, जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट है ना एजाज अहमद, जिस तरह से कॉन्फिडेंट है, 10 लाख नौकरियों की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, जब चर्चा होगी इस पर तो बेफिक्र रहिए। सवाल पहले आप ही से लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। फ्रीबीज को आप अगर डिफाइन करिएगा, परिभाषित करिएगा, उसका अर्थ निकलेगा नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट। किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समूह के लिए, देश के लिए कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। किसका है? एक व्यक्ति का या एक पार्टी का। केजरीवाल जी नेता कैसे बन जाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। आम आदमी पार्टी सत्ता में कैसे आ जाए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेट, BAIT, बेट, जिसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश, ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रीबी है ये एक बेट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो फ्री की योजनाओं को, लोगों को, वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी कहती है, उनकी सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों के टैक्स माफ होते हैं, उनके लोन माफ होते हैं, लाखों करोड़ के लोन माफ होते हैं, और फिर कहा जाता है डेवलपमेंट है। फिर कहा जाता है ये तो विकास के लिए किया जा रहा है देश के। अगर देश को डेवलप करना है तो एकमात्र रास्ता है कि अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट करिए। अपने दोस्तों के लोन माफ करने से और उनके कर्ज माफ करने से, उनके टैक्स माफ करने से भारत विकसित नहीं बनेगा। 10 सेकंड है मेरे पास। आरपी सिंह, 10 सेकंड लास्ट में। बस सीधी बात है, ये 680 करोड़ पे होता था शीला दीक्षित के टाइम में घाट जो प्रॉफिट था, और जीडीपी था 45 लाख। आज 90 लाख का जीडीपी है और मुनाफा खुल जाएगा 1000 करोड़ रुपए का। वो बता दीजिए कहां चला गया 5000 करोड़ रुपया? वो किसकी जेब में चला गया? वो चला गया समय की कमी। 10 सेकंड प्लीज। पयोधी जी, आरपी सिंह जी ने खुद ही बता दिया कि आम आदमी पार्टी के आने से 2 गुना हो गया है दिल्ली का जीडीपी। कितनी बढ़ा दी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की इकोनॉमी। बिजली फ्री, आम आदमी पार्टी ने किया, इसलिए दिल्ली का विकास हुआ। इसलिए मैंने कहा था मैं चाहती हूँ 10 सेकंड में सब अपनी बात रख ले, लेकिन ये विडंबना है और सोचना होगा आपको, यानी आम आदमी को सोचना होगा कि वो क्या चाहता है अपनी सरकार से, क्योंकि चुनने का मौका सिर्फ आपको मिलता है।
है। और अब आप ये सोचिए कि रेवड़ी कल्चर या फिर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके तहत लाभ मिलना चाहिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं जी न्यूज़।